तो हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम आज से डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने देखना है कि आगे हम चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट तक हम पहुंच गए थे, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन कब से कब तक के, 1990 से लेकर 2019 तक का। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से। ठीक है, ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, द चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। इसमें से कौन से जो है फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन को दिए गए हैं, एलियन को नहीं दिए गए हैं। इसमें से देखिए, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको पता है, आर्टिकल 19 के तहत मिला है हमें। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत मिला है। देखिए, उसके बाद है ये जो है राइट टू माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 के तहत, जिसमें एजुकेशन की बात की गई है। एजुकेशन की बात की गई है, एजुकेशन और उनके कल्चर की बात की गई है। कोई सी माइनॉरिटी का कोई कल्चर है तो उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो उसका राइट है। और उसका जो रिलीजियस एजुकेशन है, अगर वो कोई ले रहा है तो उससे आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है। अब बच गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जी बिल्कुल नहीं। तो ये तो मनुष्यों को है, लेकिन एलियन को नहीं है। एलियन को हम स्पीच करने का कैसे दे सकते हैं? एलियन को हम ये दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसको उसको लॉ के समान रख सकते हैं। अगर लॉ में कोई अगर इनबैलेंस करता है तो लॉ के तहत उसको सजा दे सकते हैं, उसकी लाइफ को हम प्रोटेक्ट सकते हैं। कोई एलियन अगर आग भी गया तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा दे सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं। लेकिन हम उसको राइट माइनॉरिटी का दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई हमें उसको कोई नहीं। हाँ, दो राइट उसको मिलेंगे, कौन कौन से? लॉ का राइट मिलेगा और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को मिलेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक और तीन, एक और तीन। देखिए, ठीक है, और कोई इसमें डाउट? बढ़े आगे। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2016 में पूछा गया था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, अब ये बोल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, ठीक है, टू अडॉप्ट द प्राइवेट बिल्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन अंडर। देखिए, अंडर की बात कर रहा है। तो आपको पता है हमारे पास एक आर्टिकल है 19। 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए, हम झंडा फहराते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम झंडा फहराएं। तो देखिए, आर्टिकल जो है 19(1)(a), इसमें दो तीन चीज़ें स्पेशली लिखी गई है। एक तो प्रेस के बारे में है, ठीक है, और एक जो है हमारा होस्टिंग ऑफ फ्लैग, ये सब स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इसमें स्पेशल प्रोविजन है, इसका कोई मूल संविधान में कोई ऐसा लिखित नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको आर्टिकल 14 आपको पता ही है। आप ये क्या गारंटी है, किस चीज़ की गारंटी देता है आपको? इक्वलिटी बिफोर लॉ की, बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है ये। आर्टिकल 25 किसके बारे में है? आर्टिकल 25 करता है फ्री पोजीशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 19 ये ही एक ऐसा आर्टिकल्स है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जिसमें प्रेस की बात आती है और हमारे फ्लैग को हम होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा राइट है। ठीक है, तो इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तहत ये कहा गया कि नहीं, कोई भी जो है अपना फ्लैग होस्ट कर सकता है प्राइवेट बिल्डिंग का, क्योंकि जो उसके पास राइट टू एक्सप्रेशन का जो है मौलिक अधिकार है, उसके तहत जो वो ऐसा कर सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। जो हमारे यहाँ नॉन सिटीजन है, ठीक है, नॉन सिटीजन है, सपोज कोई बाहर से फॉरेनर आ रहा है, तो उनको क्या क्या राइट अवेलेबल है, उनको क्या क्या राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए,
उनके पास एक ही राइट अवेलेबल है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम टू स्पीच नहीं है, फ्रीडम टू मूवमेंट एंड सेटलमेंट नहीं, बिना फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये हो ही नहीं सकता। जब तक आपको सिटीजनशिप मिलेगा ही नहीं, आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर ही नहीं सकते, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको मिलेगा? सिटीजन को मिलेगा। मूव टू सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पहले तो वीजा लेके आइए, ऐसे कैसे आ गए आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा है उसके पास? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कितना है? आर्टिकल 32 से 35, ठीक है, आर्टिकल 32 से 35 तक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कौन सा है जो एक ह्यूमन राइट भी है हमारा और एक फंडामेंटल राइट भी है? अब आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हाउसिंग। देखिए, एक तो बोल रहा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको पता है ROI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2015 में आया था ये। राइट टू वर्क, काम करने की आज़ादी, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल पे इक्वल राइट, DPSP, ये उसके साथ है। अब राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारा ह्यूमन राइट भी है, ये हमारा क्या है? ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ये एजुकेशन किस में आ गया है अब? क्योंकि ये आ गया है यूनियन लिस्ट में, सॉरी यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति का ही भी राइट है और एक जो है फंडामेंटल राइट है। अब एजुकेशन जो है इसमें कई तरह के हैं, जैसे 1954 मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, ठीक है। पेरेंट्स में पेरेंट्स, ठीक है। तो एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा राइट है, किसी की ड्यूटी है, ठीक है। तो देखिए ड्यूटी ह्यूमन की होती है, ह्यूमन की ड्यूटी होती है, क्या क्या ड्यूटी हो सकती है ह्यूमन की? किसी को जो उसकी राइट है उसको प्रोटेक्ट करे वो, तो ये ह्यूमन ड्यूटी हो गई। तो ह्यूमन ड्यूटी का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट भी हो गया ये, और राइट टू एजुकेशन हो गया। भाई ह्यूमन राइट कमीशन आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये आगे चल के बहुत ही मतलब डिटेल्स में बात करने वाली चीज़ है, ह्यूमन राइट कमीशन हमारे यहाँ है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत से इंपॉर्टेंट आयोग हैं जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा इस चीज़ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो अपने आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ए, जो आर्टिकल 21 में एक ए पॉइंट जोड़ा गया। आर्टिकल ए पॉइंट क्या कहता है कि ये 2002 में जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि 1991 में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो गया था एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन जो 1991 में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो गया। उसके बाद 2002 में एक एक्ट पारित किया गया, 2002 में, 2001, 1991, हाँ, ये होगा आपका 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट करके जो है कंपलसरी किया गया था, आपको पता है। एजुकेशन किया गया था 6 to 14 ईयर ओल्ड, सभी बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मिलेगा, तो वो ह्यूमन राइट में आ गया उसका। उसके बाद कंपलसरी एजुकेशन हो जाएगा इसको, और सभी माता पिता की ये ड्यूटी होगी, ड्यूटी भी ऐड किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है राइट टू एजुकेशन इसका आंसर रहता है, ठीक है, आर्टिकल 21 ए के तहत, ठीक है। अब होता है कि राइट टू एजुकेशन का जो है ये कब जोड़ा गया था? तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये फाइनली जो है 1 दिसंबर 1 दिसंबर नहीं, भारत बिहार दिवस 1 अप्रैल, हाँ, 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन का जो है फाइनल कॉन्सेप्ट आया था, कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन BPSC ने तो करीबन 2-3 बार पूछा, IAS के भी पेपर में ये पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि आई होप 2020 BPSC पूछे इसको।
पूछेगी। अब मैंने ये बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। अब किसी भी वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट किसको बोलते हैं, जिसमें पब्लिक के लिए काम किया जा रहा हो। तो पब्लिक के लिए काम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट का जो संज्ञा है, यानी इसका जो वेलफेयर स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट होगा कैसे, ये DPSP को जो पालन करेगा वो एक वेलफेयर स्टेट कराएगा। तो ऑप्शन क्लियर है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब पूछता है कि किस में है, पार्ट 4 में है। ठीक है, आर्टिकल कितना है इसका, 36 से 51। राइट का क्या है, 12 से 35। ठीक है, 36 से 51 DPSP। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब मॉडल ऑफ, मतलब ये वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल है ना, एक बढ़िया स्टेट कैसा होगा, सुदृढ़ समक्ष समृद्ध स्टेट कैसा होगा, वो बताता है कि उसने DPSP को कितना फॉलो किया है। ठीक है, DPSP को कितना फॉलो किया, जितना वो ज़्यादा DPSP को फॉलो करेगा उतना स्टेट ही उसका वेलफेयर कहलाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से है ये अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि द पंचायती राज सिस्टम इज इंडिया लेड डाउन अंडर, किसके तहत आता है ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है इसका, पंचायती राज का आर्टिकल है 40, आर्टिकल है 40। ठीक है, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक और आर्टिकल है इक्वल पे टू इक्वल वर्क, यानी इक्वल वर्क इक्वल पे, ये हमारा 39A। ठीक है, 39A से लेकर 39D तक है ये। ठीक है, उसके बाद DPSP में इम्पोर्टेंट और रहेगा आपका आर्टिकल 40, तो मैंने बता दिया ये पंचायती राज सिस्टम से है। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए आप, ये है फंडामेंटल राइट 12 से 35। ठीक है, ड्यूटी जब ये आने वाला है, इलेक्शन एक आगे आएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें जो पंचायत है, अगर पंचायत के बारे में पूछे, पंचायती राज पूछे, पंचायत पूछे, तो सब 40, सभी 40 के अंदर आते हैं। ठीक है, सभी 40 के अंदर हैं। हाँ, अभी ये पूछे कि DPSP हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो हमने लिया है DPSP, हमने लिया हुआ है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया हुआ है हमने। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया हुआ है जी, जैसे जो प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, वो भी हमने वहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद जो जो नॉमिनेशन होता है, यानी जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, जो किससे किससे होते हैं, कल्चर, एजुकेशन, ठीक है, और साइंस। ठीक है, ये और आपने एक सुना होगा जो प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी जो प्रतिबंध है, वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। तो आयरलैंड से हमने बहुत कुछ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है जी। DPSP से और कुछ ऐसा एस्पेक्ट है, देखिए हाँ एक और ध्यान रखिएगा, जो एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जुडिशियल जुडिशियल और जस्टेबल है, तो याद रखिएगा ये नॉन जस्टेबल है। अब कोई स्टेट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि जस्टिबल है फंडामेंटल राइट का तहत चलेगा कि DPSP का हाल पालन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके अगर फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन हो रही है तो आप बिल्कुल स्टेट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कितने 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 33 के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। मैंने आपको पहले बताया था पंचायत किससे रिलेटेड है, 40 से। ओके, अगर अगर ये यहाँ पे 3 आर्टिकल्स और हैं, मैं इनको भी बता दूँ। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 जो है ये क्या बोलता है, अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसमें फंडामेंटल राइट की जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अगर वायलेंस होता है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 48, 48 है जो हमारी गाय है, गाय के बाद क्लैप्स हैं और अदर मिल्क वगैरह हैं, उनको जो है उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे इनको सुरक्षित किया जा सके। 50 जो है 50, हाँ ओके, 50 जुडिशरी को एजुकेटिव से अलग करता है, ठीक है। हाँ, जुडिशरी को एजुकेटिव से अलग करता है। तो ये 4 आर्टिकल्स हो गए। 33 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। हाँ, 32 से 35 याद है ना, फंडामेंटल राइट 32 से 35। उसके बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है, जो काउ ब्रीड्स वगैरह हैं उनका संरक्षण करें। आर्टिकल 50 क्या कहता है, जुडिशरी को एजुकेटिव से अलग करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एजुकेटिव। तो ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकल 40। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टर प्रिंसिपल इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। पहले मैं डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने जैसे आपको आर्टिकल 40 बताया, 40 बताया क्या बताया आपको, पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत। 41 क्या कहता है, 41 ये कहता है कि जो राइट है, ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, हाँ 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी इस पर चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद 44 के बाद एक इम्पोर्टेंट है 48 जो है आपका एग्रीकल्चर एवं एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड है 40 के बाद। 51 देख लीजिए, 51 क्या कहता है कि जो 51 है इंटरनेशनल पीस, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर की मदद करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में। 51 इसी में 41 में ही ये आता है आपका, ये इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। और हमें पता है कि आर्टिकल 36 से 51 है डीपीएसपी। कितना है, 36 से 51। ये ऐसा कुछ नहीं है उसमें, मैं आगे जो भी आएगा इसमें डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। 36 से 51 तो रहता है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात कर लिया हमने, इक्वल पे इक्वल और का बात कर लिया हमने, एजुकेशन थ्रू द मदर टंग एंड द प्राइमरी लेवल, ये भी बात करता है उसमें। ये कैसे उसमें बात करता है मैं आपको बताता हूँ कि एक इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल्स जो ऐड किया गया था 2000 में, ऐड किया गया था 2002 में, ऐड किया गया था आई थिंक, या 2000 में, ठीक है, 44 के। हाँ, तो 44 का 4 जो है एजुकेशन थ्रू द मदर टंग्स एंड द प्राइमरी लेवल, ठीक है। अगर देखिए इसमें एक तो कंडीशन है, ये है कि आर्टिकल 40 में है राइट टू वर्क का, लेकिन इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन की अगर बात करें, अगर वुमेन ऐड कर रहा है इसमें, तो वो उसके लिए एक स्पेशल, वुमेन के साथ एक स्पेशल केस है 39D के तहत, 39D के तहत सिविल कोड 44 के अंदर है।
अब जो बात आती है कि एक आर्टिकल्स 350A, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 350A है जो डीपीएसपी को डायरेक्ट करता है कि एक डीपीएसपी में ऐसा पॉलिसी बनाए जिसमें अगर पॉसिबल हो तो मदर टंग में इसको जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन दिया जा सके, अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायरेक्शन है किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 350 के तहत डायरेक्शन है किसको? डीपीएसपी में। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो डीपीएसपी में लिखा नहीं गया है इसलिए हम इसको मानते नहीं है। अगर ये एक्चुअली लिखा गया होता तो थ्रू द मदर टंग एंड द प्राइमरी लेवल है, इसमें है कि प्राइमरी लेवल एजुकेशन देना है, लेकिन ये मदर टंग में हो ये इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है कि नहीं फाइनली इसमें होना चाहिए। तो दो चीज़ें तो हमें पता चल गया, इक्वल भी पे और इक्वल वर्क, तो ये समझ में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो है ये साइंसेस का पार्ट है, ये स्टेट कॉन्करेंट इसमें है, अगर चाहे तो बना सकती है, नहीं भी बना सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे अगर मदर टंग हटा दे और एजुकेशन की बात कर ले तब हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि ये डीपीएसपी का पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें एक आप याद रखिएगा आर्टिकल 47, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 का ये है कि जो अच्छा न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, हाँ ये 47 आपको याद है, मिड डे मील, ये डीपीएसपी के तहत आता है। मिड डे मील वगैरह हो गया, न्यूट्रिशन देना, बच्चों को खाना देना, ठीक है, उनको आयरन की गोलियां देना, हेल्थ के लिए जितने भी इम्प्रूवमेंट है, पब्लिक हेल्थ के लिए आयरन की गोलियां हो गई, जो भी आपको मेडिसिन वगैरह जो भी फ्री मिलते हैं या फिर और भी चीज़ आती है, ये आर्टिकल 47 के तहत आते हैं। तो आप याद रखें कि अगर कोई हेल्थ से ड्रग से इंजीरियस मेडिकल मिलता है या फिर कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, तो इस चीज़ को जो है रखा गया है कि इसमें आर्टिकल 47 में। ठीक है, हाँ, और ये आर्टिकल 47 जो है वो रिलेट करता है किसको किसको? आर्टिकल 24 को, 23 को और 17 को भी। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको बता रखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। हमने भी पीछे पढ़ा डीपीएसपी के जो क्वेश्चन आए हुए थे 1990 से 2019 तक। अब मैं बात कर लेता हूँ ड्यूटीज से। द 10 कमांडमेंट विच आर एडेड टू 42 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या ड्यूटीज होगी? तो ड्यूटीज तो एक तो है कि भारत के जो है नेशनल एंथम और फ्लैग का जो है सम्मान करना है आपको। ठीक है, जो आइडिया है फ्रीडम स्ट्रगल के उसको फॉलो करना है आपको। यूनिटी रखना है अपने में, डिफेंड करना है कंट्री को, बंधुता बनाए रखनी है। उसके बाद हेरिटेज जो हमारे यहाँ उसको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान नहीं करना है, सेफ गार्ड करना है उसको। उसके बाद अपने आप जो है एक तरह का सेफ बना के, मतलब अपने आप अंदर बंधुता रखना है। उसके बाद इसमें एक और कहता है कि गार्जियन को जो है अपना ड्यूटी है कि सभी बच्चों को एजुकेशन दें, उसको अच्छे से परवरिश करें। तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म है एजुकेशन वाला, वो 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था, जो मैं आपको पीछे बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A में भी जोड़ा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 51A याद रखिएगा, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पार्ट 4A इसमें है, पार्ट 4A 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अब पूछे कि पहले कितने थे स्टार्टिंग में? पहले 11 थे, अब कितने हैं? 10। ओके सॉरी, उल्टा हो गया, पहले 10
अब कितने हैं, 11। 11 में कौन सा ऐड हो गया, एजुकेशन वाला सिस्टम। कब ऐड हो गया, 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट में ऐड हो गया, 86 अमेंडमेंट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है कि 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू चैप्टर एडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रीवियस ये 11। एजुकेशन 86 अमेंडमेंट 2002। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। ऑप्शन ये है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एजुकेटिव। देखिए, ये तो कहता है डीपीएसपी का जो टर्म है आर्टिकल 50, तो ये उसमें बात आती है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का तो पार्ट है ही नहीं, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब रह गया आपका कि टू वैल्यू द प्रिजर्व एंड रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जी बिल्कुल ये कहता है। देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, और एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये डीपीएसपी, ये ड्यूटीज डीपीएसपी, और ये हमारा फंडामेंटल राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये 18 का हो, सॉरी, ये कब पूछा गया था, 2001 में। अगला क्वेश्चन प्रेसिडेंट से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ड्यूटीज हमने देख लिए, ड्यूटीज के बाद आती है प्रेसिडेंट से। देखिए, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल्स है इलेक्शन का, वो आर्टिकल्स है आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54। इसमें बताया गया कि उनका इलेक्शन कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है इसको वोट करेंगे। ठीक है, और वोट कैसा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम अलग चीज़ होती है। ये प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम निकाला जाता है, वोट सिस्टम निकालने के बाद जो है उस वोट के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि एक वोट की जो है कितनी, एक पॉपुलेशन पे एक वोट की कितनी वो रहेगी, वैल्यू कितनी होगी, तो वो एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर वो वैल्यू के साथ जो है वोट कराया जाता है। तो एक्चुअली जो वोट होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत, और आर्टिकल कौन सा है इसका, 54। तो प्रेसिडेंट इज इंडिया इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से आपका एमपी एमएलए। ठीक है, ओपन बैलेट सिस्टम नहीं है इंडिया में, पहले होता था, अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन। हाँ, लेकिन बैलेट पेपर ही होता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो यूज किया जाता है, तो बैलेट होता है, लेकिन वो ओपन बैलेट नहीं होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन से यूनियन टेरिटरी के जो है लेजिस्लेट जो है इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपका एक तो है दिल्ली के, और एक है आपका पुडुचेरी। ये दो हैं। ये कब से आ रहे हैं, ये आते हैं 7th अमेंडमेंट 1990 1992 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिस्प्यूट होगा, तो उसको कौन सॉल्व करेगा। तो देखिए, इसके लिए हम डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि देखिए इसमें चेक बाई चेक करने के लिए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, या फिर जो इसको सजेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 71 के तहत ये बात कही जाती है कि आर्टिकल 71 में कहा गया कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है वोटिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तय करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आएगा वही फाइनल जजमेंट होगा, वही फाइनल जजमेंट होगा। आर्टिकल 71 को के तहत ये पावर मिला है किसको,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अब बात कर रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, देखिए बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, लोकसभा नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, पार्लियामेंट के तहत निकाला जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। और ये इम्पीचमेंट किसके तहत होगा? आर्टिकल एक है 49, सॉरी 49 नहीं 56(1)(b) के तहत इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। और जो प्रोविजंस हैं कि कैसे ये इम्पीचमेंट लागू होगा वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 61 में। तो आर्टिकल नंबर 61 में ये बताया गया है कि इधर लोकसभा इधर राज्यसभा में जो है आप जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लीजिए कि चले इम्पीचमेंट हो गया, अगर बाई चांस इम्पीचमेंट हो जाता है किसी कारणवश, अभी इंडिया में तो अभी तक वो नहीं हुआ है, अगर इम्पीचमेंट हो जाता है, अगर मान लीजिए चलिए कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो किसको मिलेगा? तो इसके लिए एक प्रोविज़न है आर्टिकल 65A में 1 लिखा गया है कि अगर जो प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट खाली है, तो उसको जो है कौन हैंडल करेगा? उसको जो हैंडल कर सकता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब पोस्ट कितनी दिनों तक खाली रह सकता है? 2 महीने तक के लिए, 2 महीने के अंदर जो है चुनाव करा लेना होता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है कि एजुकेटिव हेड कौन होता है, ठीक है। तो आपको पता है एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। हु इज द एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? मैंने आपको बताया ही है कौन सा है, प्रेसिडेंट होंगे। अब ये अब ये पूछता है कि ये किसके तहत हो गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल से, आर्टिकल है 53, हाँ आर्टिकल 53(1) के तहत जो है इनको बोला जाता है हेड ऑफ एजुकेटिव, एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट, आर्टिकल 53(1) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्वेस्टेड विद द एजुकेटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताया जाता है कि किसको संविधान के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेटिव पावर दिया गया है, ठीक है। एजुकेटिव पावर जो है किसके पास है? तो ये भी एजुकेटिव, मैंने आपको बताया एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट क्या है आपका? यूनियन। और यूनियन का एजुकेटिव कौन सा है? कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जुडिशरी कौन सी होगी? जुडिशरी में कौन सा हेड होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद है इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ एबव। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस पार्लियामेंट, और वो जो है पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं होता और ना ही पार्लियामेंट में वो बैठता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट का भाग नहीं होता है। अब
कुछ लोग पूछ रहे हैं इसका आर्टिकल क्या होगा। इसका आर्टिकल क्या होगा, पार्ट है ही नहीं। स्टार्टिंग में जब डिफिनीशन आती है ना 53, 54, 55 में, वहाँ पे मेंशन है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू। किस चीज़ का राइट नहीं है? देखिए, क्षमादान देने का तो राइट है। रिमूव जज बाय कोर्ट। देखिए, अगर जो प्रोसीजर प्रेसिडेंट के लिए है वही प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है तो आपको सेम पार्लियामेंट के थ्रू आना होगा। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, पास ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, तो ये तीन चीज़ें तो कर सकता है, लेकिन किसकी राइट नहीं है? रिमूव ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अपॉइंटमेंट का राइट है। अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसके सहायता से? पीएम के रिकमेंडेशन से। ठीक है। हाँ, अब ये पूछ पूछ रहे भैया, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है तो किसी एक हाउस से जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होगा। एड्रेस करने के बाद पार्लियामेंट्री सपोर्ट से ही उसको निकाला जाता सकता है। ऐसे नहीं निकाल सकते हम किसी जज को कि जिस जी में आया उसको निकाल दिया। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्प फ्रॉम बिहार। सबको पता है बिहार से। ठीक है। अब फोर्थ प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर लें तो फोर्थ प्रेसिडेंट का भी वो पूछता है, वीवी गिरी का नाम याद रखिएगा। फोर्थ प्रेसिडेंट थे। ठीक है। कब से कब तक थे? 1969 से 1974 तक। अगर वही हम वीवी गिरी के बाद कौन बने थे? वीवी गिरी के बाद बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये कब से कब रहे? 74 से 77 तक। उनके बाद नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82। अगर ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, थर्ड कौन होंगे? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि सेकंड कौन थे पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ठीक है। सेकंड प्रेसिडेंट ये थे। और कोई तो नहीं छूट रहा। हाँ, दो बार कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कब से? दो बार नहीं बल्कि तीन बार रहे थे ये। एक बार 2 साल के लिए, उसके बाद दो बार फुल टर्म के लिए। 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62। ये तीन टर्म है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहले देखने, टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट करने शुड हैव टू द मिनिमम एज 35 ईयर। ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बिल्कुल सही कही है। द वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल गलत है। ये इसमें इनका इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन होता है। ठीक है। और किसके तहत होता है? आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट का है। ठीक है। इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अपॉइंटमेंट अलग चीज़ होता है और इलेक्टेड अलग चीज़ होता है। अगर फर्स्ट पेज में ये सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए 2008 का है तो उसी के आसपास ये रही होंगी। तो 2008 का है तो आपको याद है कि 25 जुलाई को ही हमारे राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं। 25 जुलाई 2007 से लेके 2012 तक थी ये, ठीक है। और कौन से प्रेसिडेंट थी ये? 12th प्रेसिडेंट थी। कौन सी थी? 12वीं, ठीक है, ये 12वीं थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम एक्ट आफ्टर। तो आपको पता है कि वो बिल पास हो जाएगा। पास होने के बाद जो है वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा उसके बाद वो गैजेट में प्रस्तुत किया जाएगा। गैजेट के बाद जो है वो एक्ट बन जाएगा। तो कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा उस पर, उसके बाद उसको गैजेट में निकाला जाएगा। गैजेट में जिस दिन निकलेगा उसी दिन से वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बिल पास होता है, जब पास होने तक वो बिल रहता है, जब साइन हो जाता है तब से वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है, अब हम प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट से देते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। को पता है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड होते हैं किससे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, हाँ, ठीक है। अब इसको आप कभी पूछ देता है इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। देखिए नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये इलेक्टेड होते हैं किस में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है इनको से उनको इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे द सीरियल नंबर ऑफ द मोहम्मद अंसारी, यानी मोहम्मद हमीद अंसारी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर मोहम्मद हमीद अंसारी की बात करें तो 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2008 का क्वेश्चन है तो 12th नंबर ऑफ होंगे, ठीक है। अगर वहीं हम बात कर ले सीरियल नंबर से, अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। सेकंड नंबर पे है जाकिर हुसैन, थर्ड बीबी गिरी, फोर्थ गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ बीडी जाटी, सिक्स्थ है एम हिदायतुल्ला, 8 नंबर पे शंकर दयाल शर्मा थे। और 9 पे के आर नारायणन। उसके बाद के आर नारायणन के बाद कृष्णाकांत के बाद भैरव सिंह शेखावत 11, और भैरव सिंह शेखावत के बाद मोहम्मद हमीद अंसारी 12। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। तो एक आगे का याद रख लीजिए, तो वेंकैया नायडू कौन से हो गए? 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। ये कब से हैं? 2017 से, याद रखिएगा। हाँ, एक में इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो 10 नंबर का अगर पूछा है तो कृष्णकांत याद रखिएगा। अगर 11 नंबर का पूछा है तो भैरव सिंह शेखावत है, और 13 नंबर का अगर है तो वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। ओके, देखिए ये जो 10 साल के लिए थे वाइस प्रेसिडेंट, तो 2 टाइम्स सर्व वीसी पोस्ट, ठीक है, दो बार। ये एक तो थे 2007 से 2012, 2012 से 17, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट। देखिए हेड ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें, हेड ऑफ स्टेट नहीं है। अगर हेड ऑफ स्टेट यानी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो तो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर हम इंडियन स्टेट में अगर बात करें कि हेड ऑफ क्या होगा, हेड ऑफ किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसके हेड होते हैं, तो ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और ऐसा
क्यों कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये हेड हो गए, और स्टेट के हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और इनके हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। तो देखिए आर्टिकल एक है आर्टिकल 74(1). 74(1) के तहत जो है पीएम को अथॉरिटी है कि वो काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, और इसकी जो शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट दिलवा देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है हेड होते हैं। हेड ऑफ स्टेट अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का कौन होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा गवर्नर, और जो पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट्री करें, हेड ऑफ स्टेट होगा एज ए चीफ मिनिस्टर, यानी गवर्निंग का वो होंगे आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर याद रखेगा, हेड ऑफ स्टेट गवर्नर, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट, हेड टू हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, ओनली स्टेट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली मतलब क्या, तो ये आपको लगता है कि नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। देखिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो सकता है क्या। देखिए इसका तो राइट आंसर होगा मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जनरली किससे होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा से होते हैं। लेकिन अगर ये कंपलसरी नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे आपको पता है मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के बाद वो लोकसभा के मेंबर बने। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ऑप्शन आ जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी इसमें अगर मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहता तो हम मेंबर ऑफ राज्यसभा से भी काम चला सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु इज़ द हेड ऑफ द नेशन इन डिफेंस कमिटी। डिफेंस कमेटी की अगर बात कर रहा है, देखिए 4-5 कमेटियाँ होती हैं पार्लियामेंट में। एक अकाउंट कमेटी होती है, एक पब्लिक अकाउंट होती है, और भी वही कमेटियाँ होती हैं जिसके जो है हेड हैं वो उसी मेंबर से चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हु इज़ द हेड ऑफ नेशन डिफेंस कमेटी। डिफेंस कमेटी का हेड कौन होगा। ठीक है, डिफेंस कमेटी का हेड कौन होगा, आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया हुआ है। ठीक है, डिफेंस कमेटी का जो हेड होते हैं, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही आपने गेस किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आपका गलत। देखिए डिफेंस कमेटी का आपने सही गेस किया हुआ है। हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं वो उनके सलाहकार होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से फिर प्रेसिडेंट को जो एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी। तो नेशनल डिफेंस कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे एनएसए भी होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट है, टू काउंसिल में करेक्ट, तो रिस्पॉन्सिबल टू द नॉट गिवन द नियरेस्ट आंसर पार्लियामेंट। ये किसके लिए होंगे, पार्लियामेंट से। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए होंगे, पार्लियामेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहा है, पार्लियामेंट्री की बात खत्म कर दिया, अब यूनियन मिनिस्टर का बात कर रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर आपको पता ही है, यूनियन मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली लोकसभा के लिए। ठीक है, ओनली यूनियन काउंसिल मिनिस्टर किसके लिए होगा, ओनली लोकसभा के लिए होगा। ठीक है, और जो पीछे कह रहा था, पीछे पीछे क्वेश्चन क्या कह रहा था, पीछे क्वेश्चन कह रहा था द काउंसिल मिनिस्टर, और इसमें है यूनियन काउंसिल मिनिस्टर। तो ध्यान देने वाली, काउंसिल मिनिस्टर अलग होते हैं और यूनियन काउंसिल मिनिस्टर अलग होते हैं। तो ये लोकसभा के लिए दायित्व रखते हैं, और ये पूरे पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि द इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज द सबऑर्डिनेट टू। एग्जीक्यूटिव इज द सबऑर्डिनेट टू, किसके रिगार्डिंग होगा, सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, और कौन सा होंगे,
लेजिस्लेचर में काउंसिल मिनिस्टर कौन होंगे? काउंसिल मिनिस्टर। आगे देखिए, आगे आ रहा है कि द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मंत्रिमंडल शब्द है यानी जो कैबिनेट है वो एक ही बार मेंशन है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? देखिए आर्टिकल 352(3), आर्टिकल 352(3), ये प्रेसिडेंट वाला जो आर्टिकल्स है, इनमें लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर, यानी द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू द प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट कमिटी इज राइटिंग सच ए प्रोक्लेमेशन मे नॉट बी इशू बाय द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर। यानी जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? पीएम। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो 352(3) मैंने आपको बताया, तो 352 इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? 352(3) में। एक्चुअल में जो मीनिंग है कैबिनेट, कैबिनेट का वो 3 में ही बताया गया है। ठीक है, 352(3). आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीगल मैटर। लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइज करता है? अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, नॉन ऑफ देम। देखिए आपको याद होगा आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 कैग, ऑडिटर जनरल ऑफ, ठीक है, ऑडिटर जनरल, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, एक अटॉर्नी जनरल होता है। तो कैग तो अलग चीज़ है, और 76 में आता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो ये क्या होता है? हमारा लीगल एडवाइजर होते हैं। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर है। कौन है ये लीगल एडवाइजर है। कैग क्या है? अकाउंट के हैं, कैग अकाउंट के हैं। अगर जस्ट एडवाइजर हो गए। अब सुप्रीम लॉ ऑफ हेड कौन होगा? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाएगा? तो वो भी बोला जाएगा इन्हीं को, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। लीगल एडवाइजर कह लीजिए या लॉ ऑफिसर कह लीजिए, सब कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सब कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है विच which office of the government of India has right to take a part proceeding the parliament of the Indian even through the is not a member। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है क्या फिर भी वहाँ जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। वो एक ही व्यक्ति है हमारा, CAG। ये कब जाता है? रिपोर्ट को लेके। ठीक है, कब जाएगा? रिपोर्ट को लेके। वो रिपोर्ट कौन सा होगा? जो पार्लियामेंट से पैसे इशू किए जाते हैं, पार्लियामेंट से जो फंड इशू किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट को, उसका ब्यौरा फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने। और पब्लिक कमेटी अकाउंट क्या करती है? पब्लिक कमेटी अकाउंट जो है चेयरमैन को, ये कैग जो है चेयरमैन को देंगे। चेयरमैन किसको देते हैं? पब्लिक कमेटी को देते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। देखिए वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल CAG होगा। अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर होता है हमारा, होता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा होगा? अटॉर्नी जनरल। कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल। लीगल एडवाइजर है ना। थोड़ा प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एक बार देखिए, थोड़ा आप उसमें मिस हो गए होंगे, मैं भी हो गया था, सॉरी। हाँ, यहाँ पे जो आंसर होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा, क्योंकि लीगल एडवाइजर ही वहाँ पे पहुँचेगा। अगर कोई लॉ वगैरह बन रहा होगा तो वहाँ पे एडवाइजरी देने के लिए वही आएंगे। ये ऑडिटर जनरल का काम दूसरा है, ये मैं जब कैग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये मिस्टेक हो गया था मुझसे, सॉरी इसके लिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, हु एडवाइड स्टेट गवर्नमेंट एज द लीगल मैटर। अब वहाँ पे सेंट्रल में ये है, अब यहाँ पे कौन होंगे? एडवोकेट जनरल। ये कहाँ होंगे? एडवोकेट जनरल।
ठीक है। याद रखना आर्टिकल नंबर 165 में आते हैं, ठीक है। 165 में ये लिखा है कि एक एडवोकेट जनरल होगा जो स्टेट को एडवाइस देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम एज लेड टू द पर्सन हु सीक द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। आंसर है यहाँ पे 25 दे रखा है, क्योंकि कोई मिस्टेक हो जाता है बार बार। ये है एज ऑफ वोट, ठीक है, ये है लोकसभा का, और 35 है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, 35 है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत लंबा वीडियो हो गया, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, ठीक है। और फास्ट करने के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ कॉर्नर पे एक बटन होता है, जिस बटन में सेटिंग का ऑप्शन होता है। ऐसे सेटिंग में जाएगा तो प्लेबैक स्पीड होती है, प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल से जो है 1.25x पे कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी चलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोकसभा पोल लॉस द सिक्योरिटी अमाउंट he did not get 1/3 वैलिड वोट, 1/4 वैलिड वोट, 1/5 वैलिड वोट, नॉन ऑफ देम, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए जो है एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है, पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू 4D में कहा गया है कि बहुत सारा उसमें रूल्स है, उसी में ये एक रूल्स भी है कि उसमें बोला गया है कि कितनी वोट होनी चाहिए। तो कम से कम जो है आपको 1/6 वोट चाहिए, नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो अगर 1/6 नहीं है तो आंसर इसका हो जाएगा डी। बहुत ही दिमाग से क्वेश्चन पूछा था, कोई ना कोई 1/3 तो मार ही देता, ठीक है, या फिर 1/2 थर्ड, ये सब छोड़ना। 2/3 होता है बिल पास कराने के लिए, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए स्टेट के लिए, 2/3 चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, और कोई बिल वगैरह इंपॉर्टेंट बिल है तो, ठीक है। इम्पीचमेंट का बिल या तो लोकसभा में पास में दिया जा सकता है, राज्यसभा में दिया जा सकता है। 1/6 वोट चाहिए किसके लिए? लोकसभा में पोल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा बेस्ड ऑन 1971 सेक्शन, एंड विच ईयर डज नॉट अप टू विच ईयर डज नॉट रिमेन इंटैक्ट। कब तक इसको नहीं किया जाएगा? तो आपको याद होगा कि अभी 44 अमेंडमेंट जो हुआ था 2001 में, और आर्टिकल 81(3) के तहत ये कहा गया है कि जो भी मेंबर के जो सीट्स हैं उसको 1971 के सेंसस के तहत ही रखा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया, उसको उसमें फिर से दोबारा से अमेंड करके उसको बोल दिया कि नहीं, अब जो है उसको 2026 तक वही माना जाएगा जो 1971 में था, उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंटिव नंबर ऑफ द सीट ऑफ ईच लोकसभा इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971, कब तक रहेगा? 2026 तक, यही मान्य है, ठीक है। आपको पता है कि जो मेंबर होते हैं वो पॉपुलेशन बेस पे सीट डिसाइड होता है उनको, लेकिन ऐसा चला आ रहा है किसे? 1971 से। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो 1971 का जो पॉपुलेशन के आधार पर जो सीटें एलोकेट हुई थी अभी तक वही चलेगी, और नेक्स्ट 2026 तक वही चलने वाली है। और 2026 से 1-2 साल पहले कोई अमेंडमेंट आएगा, अगर बढ़ाई जा रही है तो 2021 का लिया जाएगा, या फिर 2011 का डेटा लिया जाएगा। देखिए कौन सा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु होल्ड द पावर ऑफ अपॉइंट नॉमिनीज फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करता है? ये राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनके तहत 2 एंग्लो इंडियन को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने? 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा मेड। किस के तहत जो है रिजर्वेशन दिया गया है? तो देखिए, रिजर्वेशन तो एक्चुअली दिया गया है 330 के तहत, ये फाइनल है, ठीक है। किसके तहत दिया गया है? 330 के तहत।
ठीक है, 330 के तहत। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 331। देखिए 331 क्या कहता है, 331 ये कहता है कि जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन को जो हमने बात करी पीछे, और एंग्लो इंडियन का बारे में बताता है 331। ठीक है, 332 ये बोलता है कि जो है असेंबली में जो है सीटें रिजर्व रहेगी किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट पे ये बात करता है, ये पार्लियामेंट में है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के कौन से में, लोकसभा में। और ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 33 क्या कहता है, 33 कहता है कि जो है एंग्लो इंडियन की बात करता है किसमें, असेंबली में। किसमें, कौन से असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इन टर्म्स लोकसभा कैन बी डिजॉल्व्ड। तो आपको पता है कि पीएम रिकमेंडेड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि जो पिछली लोकसभा भंग कर दी जाए क्योंकि नई सरकार बनाई जा सके। तो एक दिन पहले ऐसा किया जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने वाली बात नहीं। अब यहाँ पे है द प्रायर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर। तो ये दोनों का आंसर हो सकता है, या फिर पीएम कर सकते हैं या फिर काउंसिल मिनिस्टर भी इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, कितने बार, कम से कम 2 बार तो उसको बुलाना ही पड़ता है। ठीक है, गैप कितना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब द विच ऑफ स्टेट स्टैंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। तो वो आपको पता है यूपी है। वो कौन है, यूपी है। लेकिन ध्यान देना है 1997 का क्वेश्चन है। अब थोड़ा चेंज आ गया क्योंकि 2000 में चेंज हो गया, झारखंड अलग हो गया है, 2014 में तेलंगाना अलग हो गया है। तो ये सीटें चेंज हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सीटें हैं एक्चुअल में वो, तो आप इस चीज़ को जो है नोट कर पाएंगे। देखिए यूपी में 80 है। ठीक है, एमपी में 48 है, और जो है एमपी के बाद जो है वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में है आपके 40, और एमपी में है 29 सीटें। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो गई, यूपी में। पहले बिहार 2 नंबर पे आता था क्योंकि झारखंड की भी सीटें इंक्लूड रहती थी। अब एमपी 2 नंबर पे आ गया है, बंगाल 3 नंबर पे आ गया है, और बिहार 4 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, ये देखिए 1994 का क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको बताया पीछे यूपी 80, ठीक है, यूपी 80 बताया मैंने आपको। सेकंड नंबर पे मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र एमपी 48। ठीक है, उसके बाद है आपका बंगाल 42, बिहार 40, और जो है एमपी 29। अब इस हिसाब से आप आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो ये उस टाइम का है 1994 का, तो इसको हम स्किप करते हैं, इस हिसाब से इसको बनाइएगा। ये देखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन लोकसभा हेल्ड। तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था आपको पता है, 25 अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1952। तो आपको याद होगा जो राष्ट्रपति थे वो 50 से 52 तक कौन थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, फिर 52 से 57, 57 से 62, ये थे, 3 बार थे। लेकिन काउंट कितने बार होगा, दो दो बार। आगे बढ़ते हैं।
हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का लीडर कौन होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आर्टिकल 75A के तहत जो बताया जाता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ लोकसभा कौन अपॉइंट किया जाएगा, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और हेड होगा कौन सा, ऐसा नहीं है कि जो पीएम होंगे उन्हीं को लीडर ऑफ लोकसभा बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मनमोहन सिंह के केस में देखा हुआ था, मनमोहन सिंह के केस में जो है प्रणब मुखर्जी को लीडर ऑफ लोकसभा बनाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हेड चाहे वो रिकमेंडेशन दे सकती है अपनी, और उसी के बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो याद रखना कि लीडर ऑफ लोकसभा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब ए सीट ऑफ एमपी कैन डिक्लेयर वैकेंट absent ऑफ द हिमसेल हाउस ऑफ द कंटिन्यू पीरियड ऑफ। अगर मान के कि किसी सीट है, एमपी का सीट है, वो वैकेंट है, तो कितने दिन तक जो है उसको वैकेंट रखा जाएगा और जो चलती रहेगी। तो देखिए 2 महीने तक तो अगर वो नहीं आता है, कोई नोटिस नहीं दिया है, तो 2 महीने तक वो चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रोविज़न आप देख लीजिएगा, प्रोविज़न मेरे ख्याल से आर्टिकल 101 में है। अब सपोज पता नहीं 1 2 3 4 में से कौन सा है, शायद 4 है या 5 है, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो 60 दिन तक बिना नोटिस के अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उसके बाद उसको जो है सीट को वैकेंट करा दिया जाएगा। हाँ, अगर बीमारी वगैरह हो गया तो वो जो है, अगर उसने लोकसभा के जो है स्पीकर है उनसे परमिशन लेके अगर वो छुट्टी पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदरवाइज वो 2 महीने तक कंटिन्यू एब्सेंट है तो वो सीट खाली मान लिया जाएगा कि वो सीट पे कोई सांसद है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय, तो आपको पता है ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा। लेकिन अगर चेयरमैन की बात करें राज्यसभा की, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनका इलेक्शन होता है, ठीक है, ये भी इलेक्शन होता है, ये भी इलेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द। तो कैसे होगा बेस्ड ऑन द, किस किस बेसिस पे इसको बोला जाएगा, जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन। तो इक्वल ऑफ ऑल स्टेट, ऐसा हो सकता है क्या, रेशियो देयर पॉपुलेशन, रेशियो देयर एरिया, रेशियो देयर रेवेन्यू। तो किस केस पे होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान आइडिया होगा, जो हमने इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ा था उसमें भी दिया गया था कि द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, उसी केस पे पॉपुलेशन की जो गणना सेंसस कौन सा लिया जा रहा है अभी 1971 तक, कब तक रहेगा ये 2026 तक यही मान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है राज्यसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, आपको याद होगा आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के बारे में बताता है कि कितने मेंबर होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 80 के तहत जो है 238 मेंबर होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे, नहीं कितना होना चाहिए, 250 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 250 होना चाहिए। तो टोटल मेंबर कितने होंगे, 250, और नॉमिनेटेड कितने होंगे, 12। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन में कितनी गैप होनी चाहिए, पार्लियामेंट की कितनी गैप होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना तक अलाउ है। जैसे आपने एमपी के अगर एमपी 2 महीने तक अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो अब उसका सीट वैकेंट हो जाएगा। तो इसी केस में अगर पार्लियामेंट कितने तक जो है कितने महीने तक का एब्सेंट रह सकती है, तो आपको पता है मिनिमम 2 बार तो उसको बुलानी है, पार्लियामेंट को लगना ही लगना है। तो कितना मंथ तक वो इंटरवल मैक्सिमम नहीं हो सकता, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और याद होना चाहिए आर्टिकल्स बताता है, इसके रूल्स जो है आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न, ज्वाइंट हाउसेज इन बोथ पार्लियामेंट इज कंसर्न किसे, फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। टू पास द बिल रिलेटेड टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिस्कस द
पास सच बिल वेयर द बोथ हाउसेज आर डिफरेंट ओपिनियन। देखिए इसमें एक ही चीज़ सही है। अब ये है अमेंडमेंट करने के लिए आइदर वो राज्यसभा में जा सकता है बिल या तो लोकसभा में जा सकता है, तो ये कैंसिल करिए, ये भी कैंसिल, ये भी। एक ही चीज़ है कि अगर पास तो दोनों हाउसेज में भी हो रहा है, लेकिन जो है ओपिनियन अलग अलग है। तो बिल को जो है समझाने के लिए बिल क्या है एक्चुअल में, इसके लिए जो है जो बिल लेके आया वो अपने आप को पूरी बात रखेंगे। इसके लिए एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन में वो पूरी बिल को डिस्कस करेंगे, ताकि बिल जो है बिना टाइम लिए, आपको पता है 14 दिन का डिले वगैरह ये सब कम कम करने के लिए, जल्दी से इसको पास करने के लिए ये ज्वाइंट बोथ हाउस बुलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टू पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट देयर रिपोर्ट। अब बोल रहा है कि द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट देयर रिपोर्ट, ये किसको अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था किसको, कितनी कमेटियाँ होती है, 4 कमेटियाँ होती है, मैंने आपको बताया था 4 कमेटियाँ होती हैं। 4 कमेटियाँ कौन कौन सी होती है। एक तो होता है कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, 15 जो है लोकसभा से और जो है 7 राज्यसभा से। उसके बाद कमेटी ऑफ एस्टीमेट होती है, उसमें 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये 1 साल के लिए बनाई जाती है, एवरी ईयर बनाई जाती है। उसके बाद एक होती है कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये स्पीकर होता है, कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करते हैं इसको। उसके बाद है आपका द कमेटी ऑफ द पिटीशन, इसमें कितने होंगे, इसमें 22 होते हैं, 15 जो है नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। 4 कमेटियाँ तो हो गए, इसमें कह रहा है कि द कमेटी ऑफ सबमिटेड देयर रिपोर्ट, किसको सबमिट करती है, पब्लिक अकाउंट की रिपोर्ट। तो उन पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जो रिपोर्ट जाती है। ठीक है, रिपोर्ट किसको सबमिट होती है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के जो है, लोकसभा के जो चेयरमैन हैं वो क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में कितने मेंबर होंगे, 30 मेंबर होंगे। 30 मेंबर जो है इसको रिव्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टू पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज वेस्टेड इन, किस किस बेस पे होगा। अगर हमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हमें इंक्रीज करना है तो वो किस केस में होगा। The power to increase the number of judges in the Supreme Court in the President of India, the Parliament, the Chief Justice of India, and the Law Commission। कौन इसको हेड करेगा, इसको कौन हेड करेगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उसमें कहता है कि द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट चाहे तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो 124 में लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो जजों की संख्या बढ़ा सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ जज मे बाई रिजाइन बाई ऑफिस बाई रिटेन टू। अगर वो ऑफिस से रिटायर अभी वो रिजाइन देना चाहता है तो वो किसको दे सकता है, वो दे सकता है प्रेसिडेंट को, वो दे सकता है प्रेसिडेंट को। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आर्टिकल 124 में प्रोविज़न है कि जज जो अपनी कुर्सी कैसे त्याग सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ सब क्लोज हैं, सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि वो जो रिजाइन है वो रिटर्न में दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि अगर वो तो चाहें तो किसी भी स्टेट या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जाके अपना जो है, अपना जो लॉ का जो प्रोसीजर है, यानी जो अपना क्या बोल सकते हैं उसको, कंसल्टिंग है, तो वो जाके वो वहाँ कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहा है आप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की अगर हम बात करें तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है स्टेट में, गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके साथ जो अपने तालमेल बिठाकर काम करता है, ताकि जो मिनिस्टर जो है इधर उधर कुछ ना करे। ठीक है, स्पीकर होता है लोकसभा में। गवर्नर को ये पावर कहाँ से मिलती है, तो देखिए गवर्नर को ये पावर मिलती है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल्स नंबर है
आर्टिकल्स नंबर होगा आपका 213 शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन 213 ही है। तो ये हेड होंगे वहाँ के। अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट बाय, गवर्नर ऑफ स्टेट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? 8 के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सबको पता है ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। जो वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा होगा वो वहाँ पे उस चीज़ को देखेगा। मतलब ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 168। देखिए आर्टिकल 168 में ये बताया गया है कि जहाँ पे जो है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों होते हैं। एक स्टेट में कौन कौन होंगे? गवर्नर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। वेयर दे एग्जिस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। ये ऊपर का जो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 168 मैंने क्लियरली बताया था कि कौन कौन से हो सकते हैं एक स्टेट में। ठीक है, उसमें अपर चैम्बर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 68(2) में एक बात कही गई है कि जो काउंसिल होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? अपर चैम्बर होगा। कौन सा? काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच अपर चैम्बर, देखिए यहाँ पे आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 168(2) के तहत बताया गया है कि कौन सा होगा अपर चैम्बर? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन क्रिएटेड और कैन बी एबोलिश्ड बाय, मैंने ये कहा है कि अगर क्रिएट भी किया जाता है, एबोलिश किया जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिकमेंडेशन द काउंसिल मिनिस्टर। तो देखिए इसका जो सीधा सीधा संपर्क है वो रिलेटेड है कि हाउस ऑफ द मोशन से, केस ऑफ द अर्जेंट द से रिलेटेड है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट जो है किसी काउंसिल को एबॉलिश करना है या फिर क्रिएट करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास करना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, अगर वो चाहती है तो होगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर ये बोले कि क्रिएशन का जो कौन से आर्टिकल है, मतलब इस प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए आप आर्टिकल ध्यान रखिएगा। उसके लिए आर्टिकल है 169। ठीक है, उसके लिए क्या है? 169, क्रिएशन के लिए 169। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे जो अगला क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, पॉलिटी से। इसके बाद कोशिश रहेगी कि जो हिस्ट्री के भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1990 से 20 साल के अंदर, उसको डिस्कस कर ले। और उसके बाद जनरल साइंस, मतलब सबके सीरीज जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको सेगमेंट वाइज में हम डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर जो क्लासेस में देख रहे हैं उसके लिए बेटर है। ठीक है, ओके, बाय बाय। हो गया, डिस्कनेक्ट।